नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। आज का डेली 30 का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सॉइल। हिंदी में इसको आप मृदा के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम आप मिट्टी भी कह सकते हैं। आज जो हम यहाँ पर मृदा या मिट्टी के बारे में जो बात करेंगे वो भारत की मिट्टियों के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो आज बात होगी ये जीव विज्ञान के अंतर्गत जो मृदा की हम बात करते हैं। जीव विज्ञान भूगोल का भी एक टॉपिक है, जैविक भूगोल उसको कहते हैं, है ना। भूगोल में भी जीव विज्ञान के इस हिस्से को पढ़ा जाता है, तो इसके कॉन्सेप्ट लेवल पर हम बात करेंगे। और आज भूगोल का टर्म है 20 क्वेश्चन, इसके हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर। और टोटल 30 क्वेश्चन जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं आज भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है इसको देखने के बाद में इसके कॉन्सेप्ट से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पर प्रश्न देख लेते हैं, फिर करंट अफेयर को हम देखेंगे। मृदा अथवा मिट्टी होती है पृथ्वी की निचली परत होती है या पृथ्वी की मध्यवर्ती या सबसे ऊपरी, कौन सी परत होती है? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की परत होती है, ऊपर की ही परत को मृदा कहा जाता है। मृदा का जो निर्माण है टूटी फूटी चट्टानों के महीन कणों, खनिजों, जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। कई परतें इसमें होती हैं। सबसे ऊपरी परत में छोटे कण पाए जाते हैं, गले हुए पौधे और जीवों के अवशेष होते हैं। यहीं पर फसलों की पैदावार होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मृदा के संगठन के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जो इसका कंपोजिशन है, संघटक जो है इसका, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? खनिज पदार्थ जो है ये 38 से 47% पाया जाता है। मृदा घोल 15 से 35% पाया जाता है। मृदा वायुमंडल ये भी 15 से 35% पाया जाता है। और जो जैविक या जीवित पदार्थ हैं ये 5 से 12% पाया जाता है। अब आपको पता चल गया होगा इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खनिज पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मृदा में पाए जाने वाले चट्टानी कणों में सबसे सूक्ष्म कण कौन सा है? सिल्ट का जो आकार होता है वो 0.002 से 0.5 mm के बीच में होता है। 0.002 से 0.05 mm, ये सारी बात मिलीमीटर में कर रहे हैं। जो क्ले का आकार है ये 0.002 mm से कम होता है। और जो कंकड़ है, कंकड़ 1 मिलीमीटर से जो अधिक होते हैं, जिनके आकार उनको कहते हैं। और जो बालू है ये 0.05 से 1 मिलीमीटर के बीच में इनका आकार होता है। तो सबसे सूक्ष्म आपसे पूछा जा रहा है कौन है, तो ये क्ले हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन। मृदा निर्माण का कौन सा सक्रिय कारक है? इसमें जो 4 कारक दिए हैं, इसमें 4 कारकों में से एक कारक सक्रिय है और बाकी 3 कारक निष्क्रिय हैं। सक्रिय कारकों में जलवायु आता है और इसके बाद में सक्रिय कारकों में जैविक कारक भी आते हैं। तो जैविक कारक तो यहाँ नहीं दिया है, लेकिन सक्रिय में जैविक भी आते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जैविक कारक भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो जलवायु और जैविक कारक ये सक्रिय कारक होते हैं। इसके अलावा मूल, चट्टाने, स्थलाकृति और ये जो दिए हैं ये सक्रिय कारक नहीं है। ये कौन से कारक हैं? ये निष्क्रिय कारक हैं। 2 प्रकार के कारकों में इसको हम विभाजित करते हैं, तो ये निष्क्रिय कारक में आते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मृदा निर्माणक प्रक्रम में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? मृदा का जो निर्माण होता है, तो मृदा निर्माणक जो प्रक्रम है उसमें जो कारक हैं वो भाग लेते हैं, जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की। और इसमें जो कारक हैं उसमें मृदा समृद्धि है, मृदा क्षति है। क्षति होना भी निर्माण का एक कारण बनता है। भाई जो चीज टूटेगी नहीं वो बनेगी कैसे? अगर आप अपने जीवन में टूटेंगे नहीं तो आप बनेंगे कैसे? ये मान कर चलिए कि अगर आपको झटके नहीं लग रहे हैं तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर कोई फोर्स आपको पीछे नहीं खींच रही है तो इससे सिद्ध है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी तो कोई पीछे खींचेगा, और अगर आप स्थिर रहेंगे कोई नहीं खींचेगा। आप विकास रोक दीजिए अपना, आपके सारे दोस्त हो जाएंगे, आपसे कोई ईर्ष्या नहीं होगी किसी को। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप विकास करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे,
तो दुनिया आपकी दुश्मन हो जाएगी। ऐसे ही इसमें भी होता है कि टूटना भी इसका एक कारक होता है, पदार्थों का विस्थापन होता है, उससे भी मृदा का निर्माण होता है, लेकिन फसल का उगना ये निर्माण वाले कारकों में नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। पदार्थों का रूपांतरण भी इसमें होता है, लेकिन फसल का उगना नहीं होता है। फसल तो बाद में उगेगी जब मृदा बन जाएगी। ये वही लोग हैं जब सिलेक्शन के बाद आपकी मिठाई खाने आते हैं, तो वही फसल का उगना ऐसा ही कुछ है। पहले कहते हैं कि 5 साल से एग्जाम दे रहे हो, कुछ नहीं हुआ, पढ़ते लिखता नहीं है, ऐसे ही पढ़ते लिखते नहीं हो भाई। अगर ये पढ़ता लिखता होता तो इसका सिलेक्शन हो गया होता। जब हो जाता है तो उनकी लैंग्वेज जानते हो क्या होती है? मुझे तो बचपन से ही पता था, होनहार वीरवान के हो चीखने पात। आप इन सारी चीजों को सुनना बंद कर दीजिए, लेकिन तब जब आप मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं कि बस आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, और आपको ये भी नहीं पता है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और जब तक आपको खुद को नहीं पता होगा तो एग्जाम कहां से पास होगा। मृदा परिच्छेदिका के किसी भाग में सोडियम आयन का संचयन एवं मृदा के पीएच मान में वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? मृदा की परिच्छेदिका में अगर सोडियम आयन का संचयन हो रहा है और पीएच मान में वृद्धि हो रही है, तो ये जो संचयन है ये कहलाता है क्षारीयकरण, और इससे पीएच मान में उसकी वृद्धि हो जाती है। अंग्रेजी में इसको अल्कलिनाइजेशन कहते हैं। अल्काली जानते हैं ना, क्षारीय जो होती है उसे अल्काली कहते हैं, तो अल्कनाइजेशन इसको कहते हैं। और सोडियम आयन का संचयन होने के कारण ये पीएच मान में वृद्धि हो जाती है ना। अगला प्रश्न है, लेटराइजेशन की क्रिया मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? लेटराइजेशन की क्रिया आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। धूमस आदि तत्व इससे नीचे चले जाते हैं, मृदा का जो उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाता है। तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का संयोग है, यानी ऑक्सीडेशन जो है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही है। अपचयन ऑक्सीजन आयन की क्षति है, यानी कि जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीजन आयन का लॉस होता है, ये भी सही है। धूमस्करण मौलिक जैविक पदार्थों से ह्यूमस की क्षति। यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो धूमस्करण होता है, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, मौलिक जैविक पदार्थों से ह्यूमस का यहाँ पर निर्माण होता है, न कि क्षति होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? निर्माण होता है। तो तीसरा यही गलत हो जाएगा और यही सही उत्तर हो जाएगा। और असिलिकेटीकरण, जो असिलिकेटीकरण है, ये मृदा परिच्छेदिका के ऊपरी भाग से सिलिका का नीचे की ओर गमन जो होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है, जैविक पदार्थों के आधिक्य से मृदा परिच्छेदिका के किसी भाग के रंगों का गाढ़ा या गहरा होना क्या कहलाता है? जो जैविक पदार्थों के आधिक्य के कारण अगर ये प्रक्रिया होती है कि रंगों का गाढ़ा होना और वो रंग गहरे कलर का हो जाता है, गहरा रंग हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को मेलेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलेनाइजेशन इस प्रक्रिया को कहते हैं। ये शब्द जो है वो अंग्रेजी में ही पढ़ना ज्यादा सही है, इसका आप हिंदी खोजने का प्रयास मत करिए। और ये ऐसे याद रखिए, जैसे कोई चीज मैली हो जाती है, तो जैसे व्हाइट शर्ट आप पहने हुए हैं, कोई कपड़ा पहने हुए हैं, तो अगर वो मैला हो जाएगा तो गाढ़े कलर का दिखेगा, साफ रहेगा तो हल्के कलर का रहेगा, ऐसे याद कर लीजिए। अपवहन से क्या तात्पर्य है? अपवहन क्या होता है? अपवहन यानी एलुविएशन। यहां पर ये देखिए गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए यहाँ एलुविएशन, AELU और VAION, एलुविएशन। ये गलत ट्रांसलेट हुआ है, गूगल ट्रांसलेट है। तो अपवहन से क्या तात्पर्य है? अपवहन का मतलब क्या होता है? पदार्थों का जल द्वारा नीचे की ओर गमन, ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर। जब पदार्थों का जल के द्वारा, मृदा की ही बात हो रही, मृदा में नीचे की ओर गमन होता है, तो उसको अपवहन के नाम से जाना जाता है। इसके भरोसे, इसके सहारे घुले और जो निलंबित कण हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं। इसे लीचिंग भी कहा जाता है, लीचिंग भी इसको कहा जाता है। और हिंदी में लीचिंग को क्या कहते हैं? अपक्षालन। क्या कहते हैं? अपक्षालन। और ये मुख्यतः आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होता है, आर्द्र जलवायु प्रदेशों में ये कार्य करती है ये प्रक्रिया। अगला जो प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट है। मृदा परिच्छेदिका के ऊपरी स्तर, यानी कि जो ए स्तर होता है, ए स्तर से नीचे की ओर गतिशील पदार्थों का निचले स्तर यानी कि बी स्तर में एकत्रित होना विनिक्षेपण कहलाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
ऊपर ए स्तर होता है। मैं सोच रहा हूँ एक क्लास रेगुलर कुछ स्टार्ट की जाए, मेरे पास समय का भी अभाव है। तो इसमें जो स्तर होता है तो ए स्तर, उसके नीचे बी स्तर होता है। तो जो बी स्तर, अब और तो इसमें प्रोफाइल में और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं ऊपर नीचे ऐसे समझा रहा हूँ कि बी स्तर जो नीचे होता है और वहां पर जाके विनिक्षेपण के कारण ये मृदा परिच्छेदिका के ऊपरी स्तर से नीचे की ओर गतिशील जो पदार्थ होते हैं उनका एकत्रित होने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, विनिक्षेपण। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और भूमिगत जल द्वारा घुले या निलंबित पदार्थों का ऊपर की ओर स्थानांतरण केशिका क्रिया कहलाती है। यानी कि नीचे से जब ऊपर जाता है, नीचे अगर भूमिगत जल है तो उसके कारण से जो ऊपर जाता है तो केशिका क्रिया इसको कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, लेटराइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप मिट्टी क्या होती है। लेटराइजेशन जो प्रोसेस होता है इसके कारण मिट्टी उपजाऊ होती है कि अनुपजाऊ होती है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है और इसके कारण जो ह्यूमस है, ह्यूमस जो है वो क्या होता है, वो तत्व जो है, वो ह्यूमस जो है वो तत्व नीचे चले जाते हैं और ऊपर अगर ह्यूमस नहीं होगा तो किसी भी तरीके से वो उपजाऊपन उसमें नहीं रह जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, मृदा जो है ये अनुपजाऊ हो जाती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वहां पर जहां एक जगह ध्युमिसीकरण आया था वो ह्यूमिसीकरण होना चाहिए, है ना। ध्युमिसीकरण मैं एक बार देख लूंगा, लेकिन ध्युमिसीकरण नहीं, ह्यूमिसीकरण आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, कैल्सीकरण की क्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्सीकरण की जो क्रिया है, कैल्सिफिकेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। कैल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, यह क्रिया मुख्य रूप से उप आर्द्र एवं अर्ध शुष्क शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कार्य करती है। ये बिल्कुल सही है, इसी क्षेत्र में होगा जहां पर आर्द्रता होगी, है ना, तभी होगा। या अर्ध शुष्क शीतोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र होगा वही होगी। और कैल्सीकरण वाले क्षेत्रों में अपक्षालन की क्रिया अत्यंत ही न्यून होती है, ये भी सही है। जहां पर भी कैल्सीकरण होता है वहां पर जो लीचिंग है वो उसकी क्रिया जो होती है वो बहुत न्यून हो जाती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रिया के द्वारा कैल्शियम उसे कार्बोनेट यानी कि CaCO3 मृदा के बी स्तर में चला जाता है। कहां चला जाता है, कैल्शियम उससे कार्बोनेट मृदा के बी स्तर में चला जाता है, जहां से घास की जड़ें इसे ग्रहण करके ए स्तर में पहुंचाती हैं। ये जो क्रिया है ये केशिका कर्षण की, कैपिलरी एक्शन की ही क्रिया है, उसी पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। कैल्सीकरण के कारण आर्द्र एवं आर्द्र शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा और वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं जहां सामान्य होती हैं, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, वहां पर अपक्षालन की क्रिया अत्यंत न्यून होती है। और यही जो क्रिया है इसके कारण से ये मृदा के बी स्तर में कार्बोनेट क्या होता है वो चला जाता है और वहां से फिर घास की जो जड़ें होती हैं इसे ग्रहण करके ए स्तर में फिर से पहुंचाती हैं। अगला जो प्रश्न है, पेडाल्फर व पेडोकल मृदा को किस मृदा वर्ग में रखा जाता है। जो ये पेडाल्फर या पेडोकल मृदा का वर्ग है इसको क्षेत्रीय या कटिबंधीय, जो मृदा का डिवीजन हम करते हैं तो उसमें जो क्षेत्रीय या कटिबंधीय मृदा होती है, कटिबंधीय मृदा के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, यह प्रक्रिया शीत एवं आर्द्र क्षेत्रों में कार्य करती है। तापक्रम कम होने के कारण जीवाणुओं की क्रिया अत्यंत न्यून होती है। जहां पे भी टेम्परेचर लो रहेगा वहां पर जो जीवाणुओं की बैक्टीरियल एक्शन है, जीवाणुओं की जो क्रिया है वो भी स्लो हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और आर्द्रता अधिक होने के कारण वृक्षों की पत्तियों के सड़ने गलने से ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। जहां पर भी पत्तियां होंगी सड़ेंगी तो ह्यूमस बढ़ेगा, ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होगा। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए कि ये कौन सी मृदा है। और ये जो मृदा है वो पाटजोलीकरण है। पाटजोलीकरण वाली ये प्रोसेस जो है ये पाटजोलीकरण का प्रोसेस है। ठीक है ना, ह्यूमस अम्ल का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया है, ये मृदा का नहीं, मृदा की पहचान नहीं, प्रक्रिया की पहचान यहाँ पर करना है, मृदा की पहचान नहीं। ये जो प्रक्रिया है इसको पाटजोलीकरण कहते हैं, पाटजोलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये प्रक्रिया, मृदा की पहचान नहीं, प्रक्रिया की पहचान, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी। अगला जो प्रश्न है, पेडाल्फर मृदा में किन तत्वों की मात्रा अधिक होती है। पेडाल्फर, है ना, पेडाल्फर, तो
AL आ रहा है और Fe आ रहा है, यानी कि एल्युमिनियम और लोहा। AL फॉर एल्युमिनियम और Fe फॉर जो आयरन है, इसके लिए प्रयुक्त हो तो पेडाल्फर मृदा यानी एल्युमिनियम और लोहा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ग्लीजेशन किस क्षेत्र की विशेषता है? ग्लीजेशन जो होता है ये जल की अनुकूल निकासी ना होने पर, अन्य क्षेत्रों में भी ये प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से ये टुंड्रा क्षेत्र में होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें जैविक पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता है। टुंड्रा क्षेत्र में सब बर्फ जमी रहती है, तो जैविक पदार्थों का अपघटन इसमें नहीं हो पाता है, और इस प्रक्रिया में अपचयन होता है, रिडक्शन होगा। जो भी होगा क्या होगा? रिडक्शन, क्योंकि निर्माण नहीं हो पाएगा, कुछ रिच नहीं हो पाएगा। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। रैंडजीना मृदा किससे निर्मित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर मैंने आयोग की एक पद्धति देखी है, खास करके यूपी कमीशन की। यूपी कमीशन ने एक पद्धति अपनाई है कि ये पुराने ऑप्शनल पेपर के जो प्रश्न हैं उनको उठाकर दे देता है। आप लोग उसको समझेंगे तो बड़ी दिक्कत भी होगी। तो यहाँ पहले ऑप्शनल हुआ करता था, प्री एग्जाम में भी एक सब्जेक्ट हमको लेना होता था, तो वहां से ये सब प्रश्न आपसे उठाकर पूछे जा सकते हैं कभी भी। तो जो रैंडजीना मृदा है ये कटिबंधीय मिट्टियों में पाई जाती है, और बीच बीच में बिखरे रूपों में ये पाई जाती है, कटिबंधों के अंदर पाई जाती है, और ये जो निर्मित होती है वो चूना पत्थर से होती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, फिर करंट अफेयर को देखना है। लवणीकरण की प्रक्रिया के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। लवणीकरण की जो प्रक्रिया है इसके बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन से सही है? 3 दिए हैं, एक उपयुक्त सभी है। तो देखिए कौन से सही है। यह प्रक्रिया मरुस्थलीय प्रदेश में कार्य करती है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में वाष्पोत्सर्जन वर्षण की तुलना में अधिक होता है, ये भी सही है। और लवणीकरण के कारण मृदा अनुपजाऊ होती है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न और है इसमें, इसको भी देख लेते हैं। एक 21 क्वेश्चन है। अपार्श्विक मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनमें पूर्ण रूप से संस्तरों का विकास होता है। अपार्श्विक जो मिट्टियां होती हैं, यानी कि अजोनल जो सॉइल होती हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो अपार्श्विक अजोनल होगा अपार्श्विक मृदा का। अपार्श्विक मृदा जो होगी अजोनल, ठीक है। उनमें पूर्ण रूप से संस्तरों का विकास होता है, ये गलत दिया हुआ है। इसमें ये जो संस्तर होते हैं उनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है अपार्श्विक मृदाओं में। और जलोढ़, हिमोड़ तथा वायुड़ या लोयस इसी प्रकार की मिट्टियां हैं। तो इन प्रकार की जो मिट्टियां, इन प्रकारों की जो मिट्टियां हैं, जलोढ़ मिट्टी यानी कि जल से लाई हुई मिट्टी, हिमोड़ जो है यानी बार बार इनका कटाव होता रहेगा। वायु के द्वारा ढोई गई मिट्टी तो फिर से हवा चलेगी और ये फिर गायब हो जाएंगी। तो इस तरह की मिट्टियों में क्या होता है, सही से संस्तरों का विकास नहीं पाया जाता है। तो दूसरा तो सही है, ये इसी प्रकार की मिट्टियां इसमें आती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मार्कंडेश्वर मंदिर के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? पहला इसके बारे में दिया हुआ है कि ये 24 मंदिरों की श्रृंखला में से एक है, बिल्कुल सही है। वेनगंगा नदी के किनारे मरकंडा गांव में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसे विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है, याद कर लीजिए, अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल सही है। ये राजस्थान में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में है, विदर्भ क्षेत्र ही महाराष्ट्र में है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में दुष्कर्म पर जागरूकता अध्याय शामिल करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? जो दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती रहती हैं, हैवानियत जो बढ़ती रहती है, और मनुष्य के रूप में जो कुत्ते रूपी प्राणी घूमते रहते हैं, जिनकी जो मन स्थिति है, जो उनका मानसिक स्तर है, वो किसी भी निर्जीव वस्तु में तो खैर दिमाग होता ही नहीं है, किसी भी घटिया चीज से, किसी से भी आप तुलना कर लें उनसे कम नहीं होता है। तो उनको कुछ सिखाया जा सके सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में, दुष्कर्म पर जागरूकता करने के लिए, या थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाई जा सके कैसे इससे बचें। बड़ी दुख के साथ ये सब कहना पड़ता है। ये जो शामिल करने वाला राज्य है वो राजस्थान है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि राजस्थान मणिपुर के बाद देश का दूसरा ऐसा राज्य है जो ऑनर किलिंग के लिए कानून बनाने जा रहा है, कानून बनाने वाला है, मतलब कानून बनाया है इसने। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? लोअर सुबनसिरी जो जल विद्युत परियोजना है ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ सुबनसिरी नदी पर निर्माणाधीन है, और इस पे एक ग्रेविटी बांध का निर्माण किया जाना है। इसके अंतर्गत एक ग्रेविटी डैम का निर्माण किया जाना है।
तो ये कहाँ पर है? असम और अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। व्हाइट लेबल एटीएम के संबंध में जो कथन सत्य है वो आपको बताना है। गैर बैंक संस्थाओं द्वारा इसका स्वामित्व होता है। गैर बैंक संस्थाओं का न्यूनतम नेटवर्क 100 करोड़ इसमें होता है, तभी ये जारी किया जाता है। अगर आपसे कहा जाए 1000 करोड़ तो ये गलत हो जाएगा। 100 करोड़ रुपए का इसका नेटवर्क जिसका होगा उसी को दिया जाएगा। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो गैर बैंक संस्थाएं हैं उनके लिए ये होता है, वो इसको संचालित कर सकती हैं। टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड देश में व्हाइट लेवल एटीएम खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत पहली कंपनी थी और इंडी कैश नाम से इसने इसको लॉन्च किया था। तो इंडी कैश किसका है? इंडी कैश, इनका सब इंडिका ऐसे नाम रहते हैं ना, तो ये टाटा का है। इंडिका गाड़ी भी तो टाटा की है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से पहले 2 देश कौन से हैं जिन्होंने मीजल्स और रूबेला वायरस दोनों को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है? अभी डब्ल्यूएचओ के अनुसार ये घोषित किया गया कि यह 8 जुलाई को 2020 में ही ये घोषणा की गई कि श्रीलंका और मालदीव ने क्या किया है, मीजल्स और रूबेला से मुक्ति प्राप्त कर ली है। तो ये श्रीलंका और कौन से हैं? मालदीव। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने मिशन सागर शुरू किया था, किस लिए शुरू किया था? ये प्रश्न पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हिंद महासागर में देशों की मदद करने के लिए, ये सुरक्षा और क्षेत्र के सभी के लिए विकास के कॉन्सेप्ट पर इसको शुरू किया गया था। अभी इसने क्या किया है, 14,000 किलोमीटर की यात्रा आईएनएस केसरी ने तय की है, जो इसमें शामिल था, इस कारण से ये चर्चा में आया है। तो ये किस लिए बनाया गया था, ये प्रश्न पहले भी हम डिस्कस किए हैं, लेकिन रिवीजन हो जाए, भले ही 4-5 बार हम डिस्कस कर लें, लेकिन बार बार यही हमारी कोशिश रहती है कि प्रश्न किसी तरीके से आपका गलत ना होने पाए, प्रश्न किसी भी तरीके से आपका गलत ना होने पाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागरीय देशों में मदद के लिए इसको चलाया गया था कोविड-19 के तहत। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिशन सागर के लिए भारतीय नौसेना के किस जहाज को तैनात किया गया था? तो ये प्रश्न हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आईएनएस केसरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने 3 सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दी, इनमें से कौन सी कंपनी इसमें शामिल नहीं है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसमें शामिल है, ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये भी शामिल है, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड ये भी शामिल है। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ये शामिल नहीं है, यही सही इसका उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस वित्तीय संस्थान ने भारत के नमामि गंगे कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? कौन सा ऐसा वित्तीय संस्थान है जो नमामि गंगे के कार्यक्रम के लिए 400 मिलियन डॉलर का ऋण दे रहा है? तो यह है विश्व बैंक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 381 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण और 19 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की गारंटी इसको प्राप्त होगी विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, एक प्रश्न आज एक्स्ट्रा हो गया है, इसीलिए वो 20 की जगह 21 था। आगे अभी मृदा समाप्त नहीं हुआ है, मृदा को हम डिस्कस करेंगे, इसको भी हम डिस्कस किए ले रहे हैं। इसके पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि आरओ हिंदी का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है मंगलवार से, जो नेक्स्ट डेट आएगी, और ये किस डेट में पड़ेगा ये मैं आपको बताया दे रहा हूँ। ये मंगलवार पड़ेगा 14 तारीख से। तो 14 तारीख से इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जिन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और हमारी टीम ने मेहनत की है, क्लास मेरे द्वारा ली जाएंगी, और हिंदी का रिजल्ट अपना हमेशा बहुत अच्छा रहा है, फाइनल सिलेक्शन भी आरओ में हुए हैं। तो ये 499 रुपये का केवल कोर्स है, और इसमें हिंदी का कंप्लीट मटेरियल, 10 टेस्ट और पीडीएफ्स ये सब दिए जाएंगे। 6307281212 पर आप कॉन्टेक्ट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। upsctarget.com को विजिट करिए या IAS प्रेप एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी बीओ और यूपीपीसीएस के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है। किस संगठन ने तुरंत सुविधा केंद्र, ये तुरंत सुविधा केंद्र किस संगठन ने इंटरफेस पॉइंट लॉन्च करने का निर्णय लिया? किस संगठन ने तुरंत सुविधा केंद्र नाम के इंटरफेस पॉइंट को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क जो बोर्ड है, उसने अभी ये निर्णय लिया है। केंद्रीय बजट 2020 में इसके
बारे में कुछ बात हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ऐसा निर्णय लिया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है ना। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और मैं आपसे नहीं कहूंगा इसको लाइक करें या क्या करें, जैसा मन हो आप करें, क्योंकि आप मेरा कहना कोई जरूरी नहीं है, मानते ही हैं। आज मैंने टेलीग्राम पे कुछ ऐसा किया था और मुझे उसमें निराश होना पड़ा। एक छोटे से बच्चे का दिल आप लोगों ने, चलिए इसमें मुझे कुछ नहीं बोला है। थैंक यू वेरी